दुनिया में 5 मेजर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें से एक चल रहा है इंडो चाइना बॉर्डर पर। इंडिया और चाइना दुनिया की सबसे बड़ी डिस्प्यूटेड बॉर्डर शेयर करते हैं। ये बॉर्डर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से शुरू होती है और इस मिडिल सेक्टर से गुजर के वेस्ट में अक्साई चीन पर खत्म होती है। ईस्टर्न पार्ट में जो डिस्प्यूट है वो है अरुणाचल प्रदेश को लेकर। मिडिल सेक्टर में इंडिया भूटान ट्राई जंक्शन पर दोनों देश अपनी मिलिट्री के लिए जियोग्राफिकल एडवांटेज गेन करने के लिए कम्पीट कर रहे हैं। और वेस्ट में डिस्प्यूट है अक्साई चीन को लेकर, जिसको चाइना ने 1950 से इलीगली ऑक्यूपाई किया है और इंडिया इस लैंड को क्लेम करता है। अक्साई चीन 38,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एक बंजर इनहॉस्पिटेबल रीजन है जहाँ कोई नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। इस रीजन का टोटल एरिया लगभग भूटान जितना है और स्विट्जरलैंड से थोड़ा छोटा है। यही रीजन है जहाँ से इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट की शुरुआत हुई थी, जो डिस्प्यूट पिछले 75 सालों से चला आ रहा है। पर कैसे और क्यों ये बंजर अनइनहेबिटेबल रीजन दोनों देशों के लिए इतना इम्पोर्टेंट बन गया, और अक्साई चीन का राइटफुल ओनर आखिर कौन है, इंडिया या चाइना? अक्साई चीन अ हिस्ट्री। अक्साई चीन अपने पूरे इतिहास में एक नोमैन्स लैंड रहा है, जहां कभी भी कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं रही है। एक समय था जब इस रीजन को नोमैड्स और ट्रेडर्स चाइना के शिनजियांग से तिब्बत ट्रैवल करने के लिए यूज करते थे। अगर इस बंजर जमीन के टुकड़े का कोई सच्चा हकदार है तो वो है किंगडम ऑफ लद्दाख। लद्दाख का ज्यादातर इतिहास द लद्दाख क्रॉनिकल्स में लिखा गया है। इस बुक के अकॉर्डिंग लद्दाख 9th सेंचुरी तक तिब्बतन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। बाद में उनके डिसेंडेंट्स ने किंगडम ऑफ लद्दाख को एस्टेब्लिश किया, जो 15th सेंचुरी में नामग्याल डिनास्टी के अंडर आया। इस डिनास्टी ने लद्दाख पर 400 साल तक रूल किया। नामग्याल डिनास्टी को अपने रूल के दौरान मुगल्स और तिब्बतन डिनास्टीज के साथ कई सारे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करने पड़े। एडजेसेंट टू लद्दाख जम्मू और कश्मीर पर डोगरा डिनास्टी रूल करती थी, जो सिख एम्पायर के सबऑर्डिनेट्स थे। लद्दाख का जियोग्राफिकल लोकेशन डोगराज और सिख एम्पायर के लिए स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से तिब्बत और इंडिया के ट्रेड रूट्स पर नज़र रखी जा सकती थी। जल्दी ही सिख एम्पायर के रूलर राजा रणजीत सिंह ने जम्मू और कश्मीर पर डायरेक्ट रूल करना शुरू किया और लद्दाख को भी ऑक्यूपाई करने का डिसाइड किया। बाय 1835 लद्दाख के राजा को एक ट्रीटी साइन करके सिख एम्पायर की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करने को और सिख एम्पायर को एनुअल ट्रिब्यूट पे करने के लिए मजबूर किया गया। इसके 7 साल बाद सिख एम्पायर ने नामग्याल डिनास्टी को फाइनली हराकर लद्दाख को ऑक्यूपाई कर लिया। दोनों एम्पायर के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन की गई और लद्दाख ऑफिशियली सिख एम्पायर के अंडर जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा बन गया। बट इसके बस 4 साल बाद ब्रिटिशों ने एंग्लो सिख वॉर में सिख एम्पायर को हराकर जम्मू एंड कश्मीर के साथ लद्दाख को भी ब्रिटिश एम्पायर में शामिल कर लिया। सिर्फ 40 साल के पीरियड में लद्दाख ने बहुत पॉलिटिकल टर्मोइल फेस किया, नामग्याल से डोगराज, डोगराज से सिख्स और फाइनली अंडर ब्रिटिश एम्पायर। अक्साई चीन को अपने एम्पायर में शामिल करने के बाद ब्रिटिशर्स ने कई बार चाइना को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर्स को डिफाइन करने के लिए बॉर्डर नेगोशिएशंस के लिए इनवाइट किया, पर चाइना उस वक्त इस अक्साई चीन के रीजन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। चाइना अपने देश में ओपियम वॉर फाइट करने में ही बिजी था। इवन ब्रिटिश एम्पायर भी इस रीजन में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, और हो भी क्यों, ना यहाँ पर रहा जा सकता है, ना यहाँ पर खेती हो सकती है, और ना ही यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है। इसी कारण ये इशू अनरिजॉल्व ही रहा। बट ऑफिशियली अक्साई चीन वॉज पार्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर ब्रिटिश इंडिया। अक्साई चीन ब्रिटिश इंडिया के प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की ज्यूरिसडिक्शन में था। 1950 तक ब्रिटिश इंडिया के मैप में अक्साई चीन को अनडिफाइंड रीजन दिखाया जाता रहा, और इवन चाइनीज मैप्स में भी ये रीजन उनकी टेरिटरी का पार्ट नहीं दिखाया जाता था। तो व्हाट चेंज्ड? आखिर कैसे अक्साई चीन सडनली इतना इंपॉर्टेंट बन गया? चाइना ने अक्साई चीन के बारे में अपना रुख तब बदला जब उन्होंने तिब्बत को ऑक्यूपाई करने का डिसाइड किया। तब उनके दिमाग में ये बात आई कि अरे ये रीजन स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया ने इस रीजन पर अब तक अपनी अथॉरिटी असर्ट करने में प्रोएक्टिवनेस नहीं दिखाई है, तो क्यों ना इंडिया की इस लापरवाही का फायदा उठाया जाए। इंडो चाइना रिलेशंस पर लिखी गई इस किताब में एक्सप्लेन किया गया है कि तिब्बत को ऑक्यूपाई करने के लिए चाइना तिब्बतन हार्टलैंड में अपनी आर्मी, वेपन्स और सप्लाईज पहुंचाना चाहता था। दैट इज द रीजन कि 1949 से 1951 के बीच में चाइना ने इस रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना शुरू किया। उन्होंने शिनजियांग और तिब्बत को कनेक्ट करने के लिए एक हाईवे बनाया जो अक्साई चीन से होकर गुजरता था। इंडियन गवर्नमेंट अंडर प्राइम मिनिस्टर नेहरू तो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि ऐसा कुछ हो रहा है। उन्हें इस हाईवे के बारे में 1957 तक पता ही नहीं चला, और शायद पता भी चला हो तो उन्होंने इस बात को पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं किया। जब चाइना ने खुद ऑफिशियली अनाउंस कर दिया तब जाके इन्हें पता चला। सोचिए कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर रहा होगा उस वक्त इंडिया के लिए। पर अब हाईवे तो बन चुका था। रिस्पॉन्स में इंडिया ने चाइना के खिलाफ एक लीगल केस बिल्ड की।
उस वक्त की इंडियन गवर्नमेंट ने ब्रिटिश इरा के सारे टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड्स, कार्टोग्राफिक एविडेंस जैसे कि मैप्स इकट्ठा किए और इस इश्यू को यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रेज किया। बट तब इंडियन लीडर्स को ये समझ में नहीं आया कि बॉर्डर पे चाइनीज अग्रेशन को रोकने में बस लीगल अप्रोच काफ़ी नहीं था। On the global stage, big powers operate based on national interest and hard strategic calculations. Global level पर countries के लिए national interest और hard strategic calculations से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। पूरे 1950s के दशक में जहां एक तरफ इंडिया चाइना को अक्साई चीन ऑक्यूपाई करने से नहीं रोक पाया, वहीं दूसरी तरफ चाइना ने स्लोली और ग्रेजुअली तिब्बत पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। 1962 इंडो चाइना वॉर। फाइनली हाईवे बनाने के 11 साल बाद 1961 में इंडिया के तब के पीएम जवाहरलाल नेहरू जी ने चाइनीज अग्रेशन के खिलाफ एक बोल्ड स्टेप लिया और फॉरवर्ड पॉलिसी को अनाउंस किया, जिसके तहत नेहरू जी ने नए मैप्स प्रिंट करवाए जिसमें अक्साई चीन को इंडियन टेरिटरी दिखाया गया और डिक्लेयर किया गया कि इंडिया ने ब्रिटिशों से जो बॉर्डर्स इनहेरिट की थी वो डेफिनाइट और नॉन निगोशिएबल है। फिर इंडियन आर्मी को इन जगहों पर मिलिट्री चेक पोस्ट बनाने के आदेश दिए गए। नेहरू जी के इस बोल्ड स्टेप को इंडिया में काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, बट इन रियलिटी ये एक बहुत बड़ा नेहरूवियन ब्लंडर था। फर्स्टली नेहरू जी को लगा कि चाइना इंडिया को मिलिटरीली अटैक करने का रिस्क कभी लेगा ही नहीं, और सेकंडली वो इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ को सही तरीके से असेस करने में नाकामयाब रहे। उस वक्त की इंडियन आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो नेहरू जी की फॉरवर्ड पॉलिसी को इंडो चाइना बॉर्डर पर इम्प्लीमेंट कर पाए। आर्मी के पास नेसेसरी इक्विपमेंट और वेपन्स तो थे ही नहीं, साथ में चेक पोस्ट बिल्ड करने के लिए सफिशिएंट मैन पावर भी नहीं थी। चाइना ने नेहरू जी के स्टेप को अपने शिनजियांग तिब्बत रोड वाया अक्साई चीन की सेफ्टी के लिए खतरा माना। 1962 के अक्टूबर में चाइना ने इंडिया पर फुल स्केल अटैक लॉन्च किया। इंडियन गवर्नमेंट की लापरवाही और आर्मी की इल प्रिपेयर्डनेस की वजह से इंडियन ट्रूप्स को हर सेक्टर में हार का सामना करना पड़ा। चाइना ने इंडिया की सारी न्यूली कंस्ट्रक्टेड चेक पोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया और जहां तक वो टेरिटरी क्लेम कर रहे थे वहां तक पहुंच गए। फिर चाइना ने यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर किया और ईस्टर्न सेक्टर में अपने आर्मी को एलएसी के 20 किलोमीटर पीछे ले गए। बट अक्साई चीन पे चाइनीज मिलिट्री ने अपनी पकड़ बनाए रखी, जो आज तक मौजूद है। चाइना के इंडिया पर अटैक करने के कुछ और भी रीजंस थे, जैसे तिब्बत के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग्स एक्सेट्रा, बट उनका प्राइमरी मोटिव अक्साई चीन को मिलिटरीली ऑक्यूपाई करना ही था। लीगली इंडिया का अक्साई चीन पर चाइना से स्ट्रॉन्ग क्लेम है, बट ये भी फैक्ट है कि ये रीजन हमेशा से ही अनएडमिनिस्ट्रेटेड नो मैंस लैंड रहा है। आजकल कुछ पॉलिटिशियंस बड़े बड़े दावे करते हैं कि वो अक्साई चीन को रिक्लेम कर लेंगे, बट वो इस फैक्ट को इग्नोर करते हैं कि 1962 में चाइना और इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। बट आज चाइना की जीडीपी इंडिया से 5 गुना ज़्यादा है और चाइना अपने मिलिट्री पे इंडिया से 3 गुना ज़्यादा पैसे खर्च करता है। अगर हाइपोथेटिकली चाइनीज़ इकोनॉमी की ग्रोथ 0% भी रही और इंडिया की 10% ईयरली ग्रोथ हुई, तब भी इंडिया को 20 साल लगेंगे चाइना जितनी बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए। You can ignore reality, but you cannot ignore the consequences of ignoring reality. आज भी चाइना की मिलिट्री लीडरशिप माओ जेडंग के अक्साई चीन को मिलिटरीली ऑक्यूपाई करने के डिसीजन को एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक मूव मानती है। चाइना शिनजियांग तिब्बत रोड वाया अक्साई चीन एक ऑल वेदर हाईवे है जो चाइना के लिए अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज करना और सेंट्रल एशिया से कोई भी इंकर्जन या अनरेस्ट को क्रश करना आसान बनाता है। Additionally, the Indian capital Delhi is just 750 kilometers away from अक्साई चीन, और अक्साई चीन के पास ही इंडिया चाइना का बैटल ग्राउंड सियाचिन ग्लेशियर है, जो स्ट्रेटेजिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट अल्टीट्यूड वाला बैटल ग्राउंड है जो इंडिया पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है। यहाँ टेम्परेचर -50 डिग्रीज तक कम हो जाता है और इसी कारण सोल्जर्स की मौत सिर्फ फाइटिंग करने से नहीं बल्कि सिर्फ फाइट करने का ट्राई करने में भी हो सकती है। अगर सियाचिन ग्लेशियर इंडिया कंट्रोल करता है तो वो चाइना पाकिस्तान काराकोरम हाईवे की सिक्योरिटी को थ्रेटन कर सकता है, और अगर चाइना इसे कंट्रोल करेगा तो वो इंडियन मिलिट्री की मूवमेंट्स को बॉर्डर पर आसानी से ट्रैक कर सकता है। चाइना अक्साई चीन को इंडिया और चाइना के बीच में एक नेचुरल बैरियर बना के रखना चाहता है। उसे ये डर है कि कहीं ये रीजन इंडिया के हाथ में चला गया तो चाइना की बॉर्डर सिक्योरिटी वीक हो जाएगी, इसलिए चाइना अक्साई चीन को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। अगर आप जानना चाहते हो कि इंडिया चाइना से 1962 के वॉर में क्यों हारा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, उस पर एक बढ़िया डॉक्यूमेंट्री आने वाली है। जय हिंद।